हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा चैप्टर है। 13वीं से 14वीं सदी के में मध्य भारत पर मंगोल खतरा। इससे पहले हम 3 चैप्टर देख चुके हैं और लास्ट हमने देखा था बलबन और उसका मूल्यांकन और नासिरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि 13वीं और 14वीं सदी में मध्य भारत पर मंगोल खतरा। तो शुरू करते हैं। यद्यपि भारत और उत्तर पश्चिम में हिमालय और उसके विस्तार से बनी पर्वत श्रृंखलाएं भारत की रक्षक थी, किंतु उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई वाले पर्वतों में कई ऐसे दर्रे बने हुए थे जो भारत में प्रवेश के पारंपरिक मार्ग थे। इन दर्रों में सर्वाधिक सुपरिचित और प्रयुक्त होने वाले खैबर और बेलन दर्रे थे। वस्तुतः उत्तर पश्चिम में इन कम ऊंचाई वाले पर्वतों की अपेक्षा हिंदुकुश पर्वतमालाएं भारत के लिए प्राकृतिक रक्षा पंक्ति का काम करती थी। ये ऊंचे पहाड़ उत्तर में अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच सशक्त अवरोधक दीवारों के समान थे और पश्चिम में ईरानी मरुभूमि एवं प्रभावशाली ढाल की तरह काम करती थी। अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र भारत के लिए सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण थे, क्योंकि भारत पर किसी भी आक्रमण का संचालन इन्हीं स्थानों से होता था। इस प्रकार जैसा कि देख चुके हैं, उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी तक। भारत में गौरी विजय के बाद यह अपेक्षा की जा सकती है कि गौड़ और गजनी भारत पर किसी भी भावी आक्रमण के विरुद्ध एक सशक्त ढाल की भूमिका अदा करेंगे, किंतु गौड़ एवं गजनी के भारत से पृथक हो जाने के बाद में उक्त क्षेत्र पर ख्वाजरिम शाह की विजय एवं उसके बाद मंगोलों की विजय के कारण सामरिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। उत्तर पश्चिम में अब तो सिंधु नदी या फिर सिंधु नदी के पार स्थित कोहेजूद बोलते हैं पर्वतमालाओं को ही एक सक्षम रक्षा पंक्ति बन सकती थी। हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनके पहले मंगोलों ने कालांतर में इन रक्षा पंक्तियों को भंग किया और व्यास नदी तक पहुंचकर दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा पैदा किया। हम देख चुके हैं कि 1221 में चंगेज खान किस तरह ख्वाजरिम शासक जलालुद्दीन मकबन्नी को पराजित करने के बाद 3 महीनों तक सिंधु नदी के आसपास मंडराता रहा। सिंधु नदी को पार कर जलालुद्दीन ने नमक पर्वतमालाओं तक के क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले खोखरों के साथ गठबंधन कर लिया। उक्त क्षेत्र में प्रस्थान करने के पूर्व चंगेज ने दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को संदेश भेजा कि उसने चंगेज में हिंदुस्तान में अपनी सेना भेजने की योजना त्याग दी है एवं गिलगिट अथवा असम होते हुए चीन लौट रहा है, क्योंकि उसे जलते हुए भेड़ चर्मों से शुभ संकेत प्राप्त नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि चंगेज ने उत्तर भारत पर आक्रमण करने की योजना तो बनाई थी, किंतु इल्तुतमिश द्वारा जलालुद्दीन मकबन्नी की सहायता करने से इनकार किए जाने के कारण या फिर तुर्किस्तान में हुए किसी विद्रोह के कारण, जिस पर ध्यान देना चंगेज के लिए अनिवार्य हो गया होगा, उसने अपनी इस योजना को त्याग दिया। यह कल्पना सहज ही की जा सकती है कि यदि चंगेज ने इस देश पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया होता तो उत्तर भारत के नगरों की क्या दशा हुई होती। चंगेज की मृत्यु के बाद मंगोल लोग अपने आंतरिक मामलों में एवं खुरासान और ईरान पर अपनी विजय को पूरा करने में कुछ समय के लिए इतने अधिक व्यस्त हो गए कि उन्हें भारत के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिला। किंतु सन 1234 ईस्वी में ओकताई ने, जो चंगेज खान के बाद तुर्किस्तान, जिसे खिताई भी कहा जाता है, का शासक बना था, हिंद और कश्मीर पर आक्रमण का निश्चय किया। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए इल्तुतमिश नमक पर्वतमालाओं तक जा पहुंचा। रास्ते में इल्तुतमिश बीमार पड़ गया और अपनी राजधानी लौट आया, जहां शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के शीघ्र बाद गजनी का भूतपूर्व हाकिम वफा मलिक, जिसे मंगोलों ने खदेड़ दिया था, भारत आया और उसने कोह-ए-जूद अथवा नमक पर्वतमालाओं पर समस्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके कारण मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। मंगोलों ने वहां से भी वफा मलिक को खदेड़ दिया और समस्त कोह-ए-जूद को अपने नियंत्रण में कर लिया। कोह-ए-जूद को अपने नियंत्रण हेतु मंगोलों और वफा मलिक, जिसके राजवंश को कुर्लुक राजवंश कहा जाता है, के बीच एक लंबा युद्ध चला, जिसमें कभी संभव हुआ तब दिल्ली के सुल्तानों ने हस्तक्षेप किया। सन 1246 में कुतलुक भारत छोड़ चुके थे, किंतु उस समय तक कोह-ए-जूद मंगोलों का एक गढ़ और भारत पर उसके भावी आक्रमणों का अड्डा बन चुका था।
दिल्ली के निवासियों को मंगोल खतरे की गंभीरता का एहसास उस समय हुआ जब सन 1240 में ताई बहादुर के नेतृत्व में एक मंगोल सेना ने लाहौर को घेर लिया। ताई बहादुर हिरात, गजनी और अफगानिस्तान के सेनानायक था। लाहौर का तुर्क हाकिम किसी घेराबंदी का सामना करने की स्थिति में नहीं था और उसकी कठिनाई इस कारण भी बढ़ गई थी कि लाहौर में बहुत से निवासी व्यापारी थे जो मंगोल द्वारा नियंत्रित प्रदेशों में नियमित रूप से व्यापार करते थे। मंगोलों और मंगोलों द्वारा बदला लिया जाने के डर से हाकिम की सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही दिल्ली में भी सहायता मिलने की कोई आशा नहीं थी, जहां रजिया की मृत्यु के बाद घोर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अतः हाकिम ने लाहौर नगर को त्याग दिया, जिस पर कब्जा करने के बाद मंगोलों को वहां के नागरिकों के घोर विरोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि 30-40 हजार मंगोल और ताइर बहादुर समेत उनके कई सेनानायक मारे गए। मंगोलों ने भी इसी बाहरी प्रतिशोध लिया। उन्होंने लाहौर नगर का विनाश कर दिया एवं वहां के सारे नागरिकों को मार डाला या गुलाम बना लिया। उसके बाद वे अचानक पीछे लौट गए क्योंकि मंगोल्स यानी शासक यानी का आन ओक्ताई की मृत्यु हो चुकी थी। यद्यपि लाहौर पर दिल्ली का पुनः कब्जा हो गया था, किंतु अगले 20 वर्षों तक लाहौर वीरान की हालत में रहा क्योंकि कई बार मंगोलों और उनके खोखर सहयोगियों ने उस पर हमला किया था। पंजाब, मुल्तान और सिंध पर बार बार हुए मंगोल आक्रमणों के विस्तार से चर्चा करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि चगताई मंगोल जिनका अफगानिस्तान पर नियंत्रण था और जो कोह-ए-जूद में केंद्रित थे, ब्यास नदी तक छापे मारते रहे जो उन दिनों सतलज नदी के उत्तर में बहती थी। मुल्तान और उच के बीच चिनाब नदी के साथ मिलती थी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने एवं बलबन द्वारा नायब का पद संभालने के समय तक यह स्थिति थी। यद्यपि बलबन एक आक्रामक नीति अपनाकर कोह-ए-जूद तक के क्षेत्रों को मंगोलों और खोखरों जो मंगोलों का साथ दे रहे थे से मुक्त कराना चाहता था, किंतु तुर्क अमीरों के बीच गुटबंदी के कारण इस दिशा में कुछ विशेष कदम नहीं उठाया जा सका। अतः मुल्तान और सिंध के सीमांत सेनानायकों को मुख्यतः अपने बूते पर मंगोलों से निपटने के लिए छोड़ दिया गया। फलतः उनमें से कईयों ने मंगोलों के साथ संधि कर ली और यही नहीं, मंगोलों के आधिपत्य में अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार बलबन का चचेरे भाई शेर खान, जिसे रेहान द्वारा बलबन के पद पर आसीन होने के बाद सिंध से भगा दिया गया था, मंगोल सरदार मंगू का आन के पास गया और उसे भारत पर आक्रमण करने का अनुरोध किया ताकि उसे शेर खान अपना पूर्व पद प्रदान हो जाए। शेर खान ऐसा करने वाला एकमात्र तुर्क अधिकारी था, किंतु मंगोलों ने पहले ही चीन को जीतने तथा इराक, सीरिया, मिस्र की विजय पर ध्यान देने का निश्चय कर लिया था और स्थानीय सेनानायकों को अपने ही बूते पर भारत में यथासंभव लूटपाट करते रहने की स्वतंत्रता दे दी थी। अतः दिल्ली के सुल्तानों का यह सौभाग्य ही था कि उन्हें संपूर्ण मंगोल शक्ति का आघात नहीं सहना पड़ा। मंगोल छापे को नियंत्रित करने के लिए बलबन ने सैनिक और कूटनीतिक दोनों प्रकार के कदम उठाए। उसने हलाकू के पास एक दूत भेजा। हलाकू ईरान का मंगोल इल खान था जो तुर्किस्तान और मवारा उन नहर पर नियंत्रण रखने वाले ओगताई या चगताई शाखा के अतिरिक्त चंगेज के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हलाकू ने सन 1260 ईस्वी में जवाब में एक अपना दूत मंडल भेजा जिसका बलबन ने शानदार स्वागत किया। हलाकू ने दंड की चेतावनी देते हुए अपने अधिकारियों को भारत पर आक्रमण न करने का सख्त आदेश दिया था, किंतु इस आश्वासन को और अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हलाकू की सारी ताकत उस समय पहले की तरह इराक, सीरिया और मिस्र पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगी हुई थी। उसे सन 1260 में करारा धक्का लगा था जब मिस्र की सेना ने उसे पराजित कर दिया था, जिसके कारण सीरिया में भी मंगोलों के पांव कट गए थे। रोचक बात तो यह है कि लगभग उसी समय दक्षिणी रूस के मंगोल स्वर्णिम जत्थे के प्रधान बरका खान जो मंगोलों में सर्वाधिक शक्तिशाली था और जिसकी हलाकू के साथ घोर शत्रुता थी, भी एक दूत दिल्ली आया। इस जटिल स्थिति में हलाकू ने उसी समय अपने सेनानायकों को सिंध और कोह-ए-जूद भेजा और इस प्रकार उन पर अपने आधिपत्य का दावा किया। इस प्रकार उक्त समझौतों का यह भी अभिप्राय हुआ कि दिल्ली के सुल्तान सिंध में एवं लाहौर के पश्चिम के क्षेत्रों में मंगोलों को परेशान नहीं करेंगे। 1266 में बलबन दिल्ली का सुल्तान बन चुका था और हलाकू की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण मंगोलों और दिल्ली सुल्तान के बीच इस अस्पष्ट या शिथिल समझौता और सद्भावना का अंत हो गया।
किंतु इस कारण स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया। यद्यपि बलबन का चचेरा भाई शेर खान, जो सीमांत क्षेत्र का सेनानायक था, लाहौर, सुनाम, दीपालपुर आदि के इक्तों पर नियंत्रण रखते हुए मंगोलों के विरुद्ध ढाल का काम कर रहा था। किंतु मंगोल लोग ब्यास नदी को पार करते ही जा रहे थे। आरंभ से ही बलबन ने एक आक्रामक नीति अपनाई। दोआब में सड़कों को साफ करने के बाद वह अपनी सेना के साथ कोहिनूर की ओर बढ़ा। उसने पर्वतीय भूखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों को तहस नहस कर दिया और भारी संख्या में घोड़े पकड़े, जिसके कारण दिल्ली में घोड़ों की कीमत काफ़ी कम हो गई। 1270 ईस्वी में उसने लाहौर के किले के पुनर्निर्माण का आदेश दिया एवं उक्त नगर के पुनर्निर्माण के लिए वास्तुकारों को नियुक्त किया। किंतु उसके कुछ ही समय बाद बलबन ने शेर खान को, जिस पर उसे शक हो गया था, वह स्वतंत्र होने का सपना देख रहा था, जहर देकर मरवा दिया। उसके बाद उसने सीमांत प्रदेशों की रक्षा का दायित्व स्वयं अपने स्वतंत्र होने का सपना देख रहा था, जहर देकर मरवा दिया। उसके बाद उसने सीमांत प्रदेशों की रक्षा का दायित्व अपने सबसे बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को सौंपा। शहजादा मोहम्मद एक सुयोग्य और शक्तिशाली राजकुमार था और ऐसा प्रतीत होता है कि बलबन के शासनकाल के दौरान, जिसमें मंगोलों के आक्रमण का सिलसिला जारी रहा, लाहौर और मुल्तान में शहजादे द्वारा की गई प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था ही लागू रही, जिसमें व्यास नदी सामरिक प्रतिरक्षा की सीमा रेखा थी। बर्नी का कहना है कि मंगोलों ने उसके बाद कभी भी व्यास के पार के क्षेत्रों पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि 70 से 80 हजार सवारों वाली मंगोल सेना भी मुल्तान से शहजादा मोहम्मद की सामाना से बुगारा खान के, दिल्ली से मलिक बख्तरशी की सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाई। सन 1285 में मुल्तान से बाहर शहजादा मोहम्मद की मृत्यु एक आकस्मिक संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें मंगोलों के एक अग्रिम दस्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया था। तथापि भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने के बजाय उसने उस युद्ध में मृत्यु को गले लगाना ही बेहतर समझा। शहजादे की मृत्यु व्यक्तिगत रूप से बलबन के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। बलबन ने शहजादा मोहम्मद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु इसके कारण मंगोलों के संबंध में आधारभूत स्थिति की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बलबन ने उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण सन 1288 ईस्वी में हुआ, जब तमर खान ने लाहौर से मुल्तान तक के सारे इलाकों को रोन डाला। किसका था? 1288 में तमर खान का। किंतु शाही सेना के आगमन का समाचार पाते ही मंगोल भाग खड़े हुए। इस प्रकार 1290 ईस्वी तक पश्चिमी पंजाब पर मंगोलों का दबदबा बना रहा और ब्यास नदी प्रभावी सीमा के रूप में बनी रही। वे मुल्तान और सिंध के लिए भी निरंतर खतरा बने रहे, किंतु उन्होंने दिल्ली की ओर कोई गंभीर आक्रामक नीति नहीं अपनाई। इसके कारण दिल्ली सल्तनत अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम रही, किंतु इसके लिए उसे पूर्ण सतर्कता और सैनिक तैयारी करनी पड़ी। ईरान में स्थापित मंगोल शाखा द्वारा भारत पर अंतिम आक्रमण सन 1292 ईस्वी में हुआ, जब ईरान के इल खान हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख सैनिकों वाली मंगोल सेना भारत पर आक्रमण किया। हाल ही में सुल्तान बने जलालुद्दीन खिलजी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग मंगोलों से लड़ते हुए बिताया। जलालुद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ा। कुछ झड़पों के बाद मंगोल सेना पीछे हटना के सहमत हो गई। लगता है कि दोनों के बीच एक प्रकार का समझौता हुआ था। जलालुद्दीन ने स्नेहपूर्वक अब्दुल्ला से भेंट की और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। और हलाकू के एक अन्य पुत्र उलागू ने 4000 अनुयायियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और उनके परिवार के साथ दिल्ली के निकट बसा दिया गया। सुल्तान ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलागू के साथ कर दिया। इन मंगोलों के साथ साथ 1279 में भारत में प्रवेश करने वाले 5000 मंगोलों के दल ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें नए मुसलमान कहा गया। ये मैत्रीपूर्ण संबंध संकेत करते हैं कि दोनों पक्षों के बीच एक मौन समझौता हो गया था कि स्थिति यथावत बनी रहेगी, जिसके तहत पश्चिमी पंजाब पर मंगोलों का नियंत्रण कायम रहा। किंतु मंगोलों की आंतरिक राजनीति में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिस्थितियों ने एक नया मोड़ लिया, जिसके अंतर्गत मंगोल पहली बार दिल्ली के लिए गंभीर खतरा बनकर प्रकट हुए। अब देखते हैं दिल्ली पर मंगोल खतरा। तुर्किस्तान समेत मंगोलों के मूल प्रदेश पर कब्जा रखने वाले मंगोलों के ओगताई या चगताई शाखा के उदय के कारण मध्य एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मंगोल सरदार दवा खान ने ईरान के मंगोल का आन के साथ संघर्ष की नीति अपनाई। दवा खान ने अफगानिस्तान को रोकने के बाद रावी नदी तक अपने शासन का विस्तार कर लिया। इस
नई मंगोल नीति का पहला संकेत सन 1297 से 98 में मिला, जब दवा खान द्वारा प्रेषित 1 लाख सैनिकों वाली मंगोल सेना ब्यास नदी को ही नहीं बल्कि सतलज नदी को पार कर गई और लगा कि दिल्ली की ओर जाने का मार्ग उनके सामने खुल पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी अपने विश्वस्त सेनानायक उलुग खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसने जालंधर के निकट मंगोलों के साथ टक्कर ली और उन्हें पूरी तरह पराजित कर दिया। नदी पर पार करते भागते हुए करीब 20,000 मंगोल मारे गए, जबकि उनके अधिकारियों समेत अन्य बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया और दिल्ली लाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष संघर्ष में मंगोलों पर दिल्ली के सुल्तानों की सेना की विजयों में सर्वाधिक निश्चित और विश्वासोत्पादक विजय थी। उसके अगले वर्ष भी एक ऐसी ही जीत हुई, जब मंगोलों ने निचले सिंध में सिविस्तान पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन ने एक अन्य विश्वस्त सेनानायक जफर खान ने मंगोलों के विरुद्ध कूच किया। उसे मंगोलों पर पूर्ण जीत हासिल हुई। उसने बंदरगाह वाले नगर पर कब्जा कर लिया तथा मंगोल सेनानायक साल्दी को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया। लगता है कि इन विजयों के कारण अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों की ओर से सुरक्षित हो जाने की गलतफहमी में पड़ गया। इसलिए जब सन 1299 ईस्वी के अंत में मंगोल शासक दावा खान के पुत्र कुतलुक खान के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों की सेना ने भारत पर आक्रमण किया, तो सुल्तान इसका सामना करने की स्थिति में नहीं था। हो सकता है कि मंगोल सैनिकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ चढ़ गई कर बताई गई हो और इसमें स्त्री और बच्चों को भी गिन लिया गया हो, जो चंगेज काल के विपरीत अब मंगोल सेनाओं के साथ चलने लगे थे। पहले किए गए आक्रमणों को विपरीत मंगोलों ने अपने रास्ते में पड़ने वाले गांवों नगरों को तबाह किया गया, क्योंकि इस बार उनका उद्देश्य दिल्ली को जीतना और उस पर शासन करना था। उनके पहुंचने का समाचार पाकर अलाउद्दीन ने शीघ्रतापूर्वक एक सेना तैयार की और सीरा के बाहर मोर्चा संभाला, जहां उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली में प्रवेश करने से पूर्व डेरा डाला था। मंगोलों ने दिल्ली में 6 मील उत्तर स्थित किले में अपना पड़ाव डाला और दोनों सेनाएं आमने सामने डटी रही। अलाउद्दीन ने दोआब के अमीरों को अपनी अपनी सेनाओं के साथ उसकी सहायता करने के लिए अविलंब आने का आदेश भेजा। इस बीच आसपास के बहुत से लोगों ने दिल्ली में आकर शरण ली, जिसके कारण वह नगर खचाखच भर गया और गल्ले की कीमत बढ़ गई, क्योंकि दोआब से अनाजों की आपूर्ति रुक गई थी। इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।